Hello dear students, our today topic is application of Z transform to solve differential equation. स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस अपन जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ी थी उसमें भी अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन थी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसका हमने सॉल्यूशन निकाला था बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे बाय यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म। तो इसकी एक वर्किंग रूल होता है स्टूडेंट्स, वो वर्किंग प्रोसेस क्या है वो हम समझते हैं। सबसे पहले वर्किंग प्रोसेस स्टूडेंट्स क्या है आपकी कि फर्स्ट स्टेप आपकी क्या होगी, टेक द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला काम अपने क्या करना रहेगा स्टूडेंट्स कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक मिनट स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम क्या करना है स्टूडेंट, टेक द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द बोथ साइड ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद में क्या करना है, एक्सप्रेस यू बार जेड और वी कैन से जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन एज ए फंक्शन ऑफ जेड। उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि यू बार जेड एक तरफ हो जाए और रिमेनिंग पार्ट आपका क्या आ जाए, राइट हैंड साइड में आ जाए। इस फॉर्मेट में उसको सेट करेंगे, वो होता है आपका एक्सप्रेस यू बार जेड एज ए फंक्शन ऑफ जेड। थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स कि एक्सप्रेस दिस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द नॉन फंक्शन। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि जो आपको यू बार जेड इज इक्वल आप इस तरीके से फॉर्मेट बना लोगे, ये जो फॉर्मेट होगा आपका, इस फॉर्मेट को आपको रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से बनाना है कि वो आपका क्या हो, इन टर्म्स ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म यानी ऑफ द नॉन फंक्शंस, यानी इसका हमें इजीली क्या मिल जाए, इन्वर्स मिल जाए। यहाँ पर जो पार्ट बने उसका हम इजीली क्या निकाल लें, इन्वर्स बना लें। तो इस नॉन फंक्शंस के फॉर्मेट में हमें इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। एंड द फाइनल स्टेप आपकी क्या होगी स्टूडेंट्स, नाउ टेक द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड विच गिव ए सीक्वेंस यू एन, जो हमें फाइंड आउट करना है, एंड इट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द आवर गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए हम स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से ये होता है। देखो आपको एग्जांपल में क्या दिया हुआ है कि सॉल्व 6un+2 माइनस un+1 माइनस un इक्वल 0। तो ये आपकी क्या हो गई, एक स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखो 6 दिख रहा है, ये कांस्टेंट है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर भी -1 है, तो ये क्या हो गई, इसकी कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गई। गिवन क्या आपको स्टूडेंट्स, इसमें यू नोट की वैल्यू 0 है और u1 की वैल्यू क्या है, 1। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले देखो हमें क्या पता होता है कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ un को हमेशा हम क्या लिखते हैं, u बार जेड लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहली स्टेप अपनी क्या थी कि टेकिंग द जेड ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, सबके जेड ट्रांसफॉर्म लगा दिया। देखो जेड ट्रांसफॉर्म जेड ऑफ, एंड यहाँ पर भी क्या आ जाएगा जेड, और उसका इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब स्टूडेंट जेड ऑफ un+2 कहाँ से निकालोगे, आपको मैंने 2 थ्योरम पढ़ाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो थी un+k वाली थ्योरम और एक थी आपकी un-k वाली थ्योरम। तो यहाँ un+k वाली थ्योरम लगेगी। उसके अकॉर्डिंग देखो आपको मैंने ये वैल्यूज़ काफ़ी बार बताई हुई भी है, जब अपन ने जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ा था तब भी हमने ये डिस्कस किया था कि un+ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी, तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको un+k को, और बैकवर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था un-k। तो यहाँ un+k आ रहा है, तो जेड ऑफ un+k का फॉर्मूला आपने पढ़ा था स्टूडेंट्स, जेड ऑफ un+k क्या था इसका, जेड की पावर k u बार जेड माइनस u नोट माइनस u1, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, माइनस u1 जेड इनवर्स एंड सो ऑन, इस तरीके से चल रहा था। और जो फाइनल वैल्यू आ रही थी वो क्या आएगी, uk-1 जेड की पावर k-1, ऐसा पढ़ा था आपने। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स k की वैल्यू अगर 2 कर दें, यहाँ देखना मैं कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ, यहाँ मैं k की वैल्यू अगर 2 कर दूँ तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो जेड स्क्वायर बन रहा है आपके पास, फिर ये u बार जेड आ जाएगा, u नोट आ जाएगा, ये कितना चलेगा, देखिए यहाँ k की वैल्यू 2 करो,
यहाँ पर 2 करोगे तो 2 माइनस 1 कितना बचेगा u1, तो u1 जेड इन्वर्स बनेगा, तो ये बना u1 जेड इन्वर्स, यानी यहाँ तक चलना है अपने को। तो मैंने देखो इसको यहाँ तक चला दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। फिर अगर स्टूडेंट्स अगर आप दोबारा देखें तो नेक्स्ट वाला पार्ट देखो यहाँ पर k की वैल्यू मैं अगर 1 लूँ, अब k की वैल्यू क्या ले लूँ 1, तो ये un+1 बन जाएगा मेरा। यहाँ पर k की वैल्यू 1 करोगे तो क्या बनेगा z1, ये देखो z1 दिख रहा है आपको। फिर यहाँ पर k की वैल्यू 1 करोगे तो 1 क्या होता है 0, किसी की भी पावर 0 होना मतलब 1, तो ये वैल्यू तो क्या हो गई 1 हो गई कंप्लीट। यहाँ k माइनस k क्या हो गया, k की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 0, यानी हमें चलना कहाँ तक है u0 तक चलना है। तो ये वाला पार्ट देखो मैंने यहाँ लिख दिया आपको, आ रहा है समझ में, u बार जेड माइनस u0। फिर माइनस जेड ऑफ u1 तो होता है u बार जेड है, तो ये लिख दिया इक्वल टू 0 कर दिया। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हमें कहा है कि u बार जेड की टर्म में लिखो या एक्सप्रेस u बार जेड इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ जेड। तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखो इसे हम सेपरेट करेंगे स्टूडेंट्स। पहले हम क्या कर रहे हैं कि कोफिशिएंट को एक तरफ कर रहे हैं, जैसे u बार जेड के कोफिशिएंट्स को एक तरफ ले लो, तो u बार जेड को कोफिशिएंट देखो यहाँ क्या आ रहा है 6z² आ रहा है इसके पास। यहाँ पर u बार जेड को कोफिशिएंट कितना आएगा -z आएगा, तो देखो 6z² लिख दिया मैंने, फिर -z लिख दिया, और यहाँ पर u बार जेड का कोफिशिएंट क्या है -1, तो ये लिख दो -1। तो हमने कितनी चीज़ों को सोल्व कर लिया स्टूडेंट्स, हमने देखो इसमें से ये टर्म हटा दी, ये हट गई और ये हट गई, ठीक है। फिर आओ u0 पे, u0 के कोफिशिएंट देखो, अब u0 यहाँ दिख रहा है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस तो मैंने बाहर लिख दिया। अब क्या बचा 6z², तो ये रहा 6z²। इसी तरीके से यहाँ पर u0 का कोफिशिएंट क्या है देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, और z है, और ये z है तो माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया यहाँ पे -z बन गया। तो ये चीज़ आपको दिख रही होगी अच्छे से। ये देखो ये पार्ट किससे बना है, एक तो -z को u0 से मल्टीप्लाई किया तब बना, और एक 6z² को -u0 से मल्टीप्लाई किया तब बना। इन चारों को ऊपर को यूज करके हमने ये बना दिया। उसके बाद में लास्ट वैल्यू क्या बच रही है स्टूडेंट्स, u1 वाला पार्ट। तो u1 का कोफिशिएंट क्या होगा, देखो u1 का कोफिशिएंट ओनली u1 यहीं पर ही दिख रहा है आपको, तो इसको 6z² से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको z इन्वर्स दिख रहा है इसमें, तो z² और z इन्वर्स कट सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा z की पावर 1, यानी आपको एक तो z मिल गया, एक 6 मिल जाएगा तो 6 लिख दिया, और u1 तो है ही है। तो इस तरीके से हमने इसको इस पूरे को लिख दिया। उसके बाद में स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि u0 की वैल्यू तो क्या है 0 है, और u1 की वैल्यू क्या है 1 है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, u0 की वैल्यू 0 और u1 की वैल्यू 1, तो ये यहाँ पुट कर देंगे। जैसे u0 की वैल्यू अगर आप 0 करते हो तो ये पूरा हट गया आपका पार्ट, ये हट गया, और u1 की वैल्यू अगर आप 1 करते हो तो क्या बचेगा माइनस का 6z, और -6z को अगर इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस का 6z। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि u बार जेड की टर्म में लिखना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि u बार जेड एक तरफ होना चाहिए, रिमेनिंग सारी टर्म एक तरफ। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या करते हैं, इसके वजह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसके नीचे आ जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करना स्टूडेंट्स अपने 10th में पढ़ लिया है, 10th में आता है 6z² - z - 1 को फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये फॉर्मेट आ जाएगा। आप करके भी देख सकते हो, 6z², और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 3z और प्लस का 2z - 1, ये इसके फैक्टर हो गए। कॉमन लोगे सॉल्व करोगे तो इससे ये पार्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो करके देख लेना आप। उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक पहुँच गए। फिर हम क्या करेंगे, जो z आपका नीचे वाला पार्ट देखो, नीचे वाला पार्ट देखना ओनली, ये वाला पार्ट देखो, इन दोनों में से मैं अगर इसमें से 3z को कॉमन ले लूँ क्या दिखेगा, 3z कॉमन ले लिया मैंने तो क्या दिखेगा 1 + 1/3z। इसी तरीके से यहाँ से मैं अगर 2z कॉमन ले लूँ तो 2z लोग कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 - 1/2z। बनेगा नहीं बनेगा, ऊपर क्या आ रहा है 6z आ रहा है, तो अगर मैं इस z से z कट कर दूँ और 3 × 2 6 से 6 कट कर दूँ तो क्या बचा z। इस z को क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1/z, अगर यहाँ से हटा दूँ तो वही चीज़ मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया। देखो स्टूडेंट्स नीचे देखो, यहाँ पे 1/z तो कर दिया, वो ऊपर ले गया, और ये दोनों टर्म हमने लिखी थी अभी वही है। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, देखो a/ एक पार्ट ले लिया प्लस b/ दूसरा पार्ट ले लिया, इन दोनों को लिख दिया। फिर मैंने इनको सॉल्व करने की आपको क्या प्रोसेस बताई हुई है स्टूडेंट्स। इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं कि a की वैल्यू निकालनी है तो a के नीचे वाले पार्ट को इक्वल टू 0 करना बताया था आपको। तो आप क्या करो कि 1 - 1/2z को इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ से
1 इजिकल कितना आ जाएगा 1/2 z आ जाएगा। और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से z को इधर ले आओ इसके पास, तो आपके पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स क्या बताया था कि z की वैल्यू 1/2 रखनी है। किस में रखनी है? इस वाले पार्ट में। लेकिन इसमें कौन सी जगह नहीं रखनी है? जो इसके नीचे पार्ट है। तो इसके नीचे 1 - 1/2z है, तो इसको हटा दो, पहले हटा दिया हमने। अब रिमेनिंग जो पार्ट है उसमें क्या करो, z की जगह 1/2 रखो। तो यहाँ 1/2 रखोगे तो ये 2 ऊपर चला गया, तो ये 2 आ गया। देखो ऐसे ही यहाँ पर z की जगह 1/2 रखोगे तो 2/3 बन जाएगा। इसे हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो क्या आ रहा है 6/5 आ रहा है। सिमिलर प्रोसेस से हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, b की वैल्यू निकालने के लिए b के नीचे वाले पार्ट को इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ करेंगे हम 1 + 1/3z इक्वल 0। तो यहाँ से 1 इजिकल क्या आ जाएगा -1/3z। और z को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ ले आओ यहाँ पर। तो यहाँ कैसे लाओगे, z को यहाँ आ जाएगा ये। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है ये z आ गया। तो z की वैल्यू क्या आ गई -1/3। ये z की वैल्यू -1/3 स्टूडेंट्स इसमें रखनी है, लेकिन किसको छोड़ के, नीचे वाले पार्ट को छोड़ के। तो नीचे वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट। इसको छोड़ के पूरे में क्या कर दो, z की जगह 1/3 रखो। तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा और उसका फाइनल आंसर आएगा -6/5। तो स्टूडेंट्स अपने पास यहाँ a और b की वैल्यू आ गई। ये a और b की वैल्यू इसमें पुट कर दो स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखो हमने पहली स्टेप क्या की, z ट्रांसफॉर्म किया दोनों तरफ, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या किया, u बार z को सेपरेट किया और रिमेनिंग टर्म को एक तरफ ले आए। तो यहाँ आ गए हम, कर दिया हमने। अभी करने में इतना ही कर सकते हैं, लेकिन थर्ड स्टेप में क्या कहा है कि इसको किस तरीके से फॉर्मेट में सॉल्व करना है, इसको रीअरेंज करके और सेपरेट करना है z ट्रांसफॉर्म के फंक्शंस, नॉन फंक्शंस के फॉर्मेट में। तो हम क्या कर रहे हैं, z ट्रांसफॉर्म के नॉन फंक्शंस जो हैं उस फॉर्मेट में इसको लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने थर्ड स्टेप अप्लाई की है, जो क्या है पार्शियल फ्रैक्शन की है। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स अगर मैं a और b की वैल्यू यहाँ पुट करूँ, यहाँ a और b की वैल्यू पुट कर दूँ, तो मेरे पास में जो रिजल्टेंट दूसरा पार्ट आएगा आगे, वो ये आएगा, वो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है 6/5। अब ये जो पार्ट है इसको देखो कैसे सोल्व करके ये यहाँ कैसे पहुँच गया, इस चीज़ को मैं एक बार आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आता है ये पार्ट। तो यहाँ देखना इसको थोड़ा सा, दूसरा अपने आप समझोगे आप। देखो स्टूडेंट्स ये 1 - 1/2z है। अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 1 - 1/2z की पावर -1। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 - x का इन्वर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 + x + x² + x³। इस तरीके से सीरीज चलती थी। तो यहाँ पर x की जगह कितना है 1/2z है। तो बस ये सीरीज ओपन कर दो, तो 1 + 1/2z + 1/2² प्लस ऑन, इस तरीके से चलेगी। और ये जो पार्ट होता है ना स्टूडेंट्स, इसको हमने कंबाइन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, देखो n की वैल्यू 0 किया तो ये आया, n की वैल्यू 1 करोगे तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू 2 करोगे तो ये आएगा। यहाँ देखो 1/2z है, इसमें n की वैल्यू 0 करो तो किसी की भी पावर 0, मतलब आपके पास क्या वैल्यू आएगी, देखो यहाँ से बताता हूँ। अगर आप n की वैल्यू 0 करोगे सबसे पहले तो क्या वैल्यू आएगी 1, n की वैल्यू 1 करोगे तो 1/2z, n की वैल्यू 2 करोगे तो 1/2² z², n की वैल्यू 3 करोगे तो इस तरीके से। तो हमने इस सीरीज को क्या लिख दिया एक्चुअल में, कंबाइन फॉर्म में ये लिख दिया आपको, ठीक है। सेम प्रोसेस है स्टूडेंट्स इधर वाले में भी क्या किया हमने, इसको देखो ऐसे लिख दिया 1 + 1/3z है ना, 1 + 1/3z। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1/1 माइनस का 1/3z ऐसा लिख सकता हूँ। और अगर इससे भी ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा एक तरीके से, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इन्वर्स आ जाएगा। तो ये आपका इस बार क्या हो गया x हो गया। तो सेम प्रोसेस 1 + x + x² + x³, इसमें भी रिपीट करेंगे, लेकिन इस बार किसको कर रहे हैं, x को। x की वैल्यू क्या है -1/3z। तो देखो -1/3z की पावर क्या आ गई, n आ गई। इतनी बात समझ में आएगी स्टूडेंट्स। अब अगर आप इसको स्टूडेंट्स गौर से देखो तो हम इसको एक स्टेप में और क्या लिख सकते हैं, देखो इसको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखो, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 1/2 वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है मेरा, इसको लिख दूँ मैं 1/2 की पावर n, और एक लिख दूँ 1/z की पावर n। और z की पावर n अगर नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, z की पावर -n लिख सकता हूँ ऐसे। सिमिलरली इसको भी मैंने ऐसे ही किया है कि माइनस का 1/3 तो था ही, और 1/z की पावर n था, तो z की पावर n को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, z की पावर -n बन जाएगा। उसके बाद में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम दोनों तरफ इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो देखो मैंने इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म लगा दिया है, इधर भी z इन्वर्स लगा दिया, यहाँ पर भी इसके z इन्वर्स लगा दिया, इसके भी z इन्वर्स लगा दिया, कर सकते हैं। अब z इन्वर्स ऑफ दिस,
तो ये है क्या एक्चुअल में, ये वाला जो पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर सिंपल सा बात करूँ ए की पावर एन, ठीक है, या फिर अपन सिंपल सी बात करें यू एन की, जेड ऑफ यू एन जो अपना बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है क्या है, समेसन एन इज इक्वल 0 से इन्फिनिटी यू एन जेड की पावर माइनस एन ही तो होता है। तो ये यू एन ही तो है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया आपका यू एन, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट है इस बॉक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड ऑफ 1/2 की पावर n लिख सकता हूँ। इसके लगा रहा हूँ मैं जेड इनवर्स, तो जेड इनवर्स से जेड कट गया तो क्या बचा मेरे पास 1/2 की पावर n। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, देखो यहाँ ये पूरा जो पार्ट है इसको लिख सकता हूँ मैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 की पावर n। तो यहाँ जेड से ये जेड इनवर्स कट गया तो क्या बचा 1/2 की पावर n, ये लिख दिया। सेम प्रोसेस से इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड ऑफ -1/3 की पावर n। तो यहाँ जेड से जेड इनवर्स कट गया, क्या बचा 1/3 की पावर n, तो ये लिख दिया। यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और समझाता हूँ स्टूडेंट्स, सिमिलर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वो भी देखो आप। देखो क्या लिखा हुआ है, सोल्व बाई जेड ट्रांसफॉर्म, क्या लिखा हुआ है, यू एन प्लस 1/4 यू एन इज इक्वल 1/4 की पावर n, और कंडीशन क्या दी हुई है देखो, यू नॉट इक्वल 0। तो यू नॉट इक्वल 0 वो भी बोल सकते हैं इसको स्टूडेंट्स, इसको यू नॉट इस तरीके से भी बोल सकते हैं। देखो कई बार आपको ये लिखा हुआ मिल जाए या ये मिल जाए, ये दोनों सेम है, ध्यान रखना आप, ओके। अब आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखो पहला स्टेप क्या बताई थी आपको, सबसे पहले जेड ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसके भी जेड ट्रांसफॉर्म लगा दिया, इसके भी जेड ट्रांसफॉर्म लगा दिया, यहाँ पर भी इसका जेड ट्रांसफॉर्म लगा दिया। अब ये जो पार्ट है ना स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट जो थर्ड पार्ट है, ये आपका जो पार्ट है ये एक्चुअल में है क्या, ए की पावर एन ही तो है। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए की पावर एन अगर आपने देखा तो क्या था, जेड अपॉन जेड माइनस ए था। अगर मैं ए की जगह 1/4 कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर भी ए की जगह क्या हो जाएगा 1/4, तो सिंपल है एकदम। देखो आप आ गया, ये जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये इसको ए मान लेना है, तो ए की पावर एन दिखेगा तो इसका होता है ए की पावर एन का होता है जेड अपॉन जेड माइनस ए। ये मैंने आपको प्रूव भी करवाया था, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। इधर वाले पार्ट पे आ जाओ, तो जेड ऑफ यू एन प्लस 1 अभी आपने जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया वैसे वैल्यू लिखोगे तो जेड यू बार जेड माइनस यू नोट बन जाएगा। इसी तरीके से जेड ऑफ यू एन क्या होता है स्टूडेंट्स, यू बार जेड होता है, इसको हमें पता ही है। सारी वैल्यू हमने निकाल ली तो जेड ट्रांसफॉर्म हो गया। उसके बाद हमें वैल्यू दी हुई है यू नोट की वैल्यू 0, तो अगर मैं यू नोट की वैल्यू 0 करूँ यहाँ पे तो ये 0 हो गया स्टूडेंट्स, तो ये तो हट गया। अब क्या बचा, ये पार्ट बचा और ये बचा, दोनों में यू बार जेड दिख रहा है। यू बार जेड अगर मैं कॉमन ले लूँ तो इसके पास तो जेड बचेगा और इसके पास 1/4, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा स्टूडेंट्स। ये देखो यहाँ पे यू नोट तो 0 हो गया तो ये तो हट जाएगा, और यहाँ पर ये जेड यू बार जेड लिया तो जेड प्लस 1/4 आ गया। यहाँ पर पहले से क्या पड़ा, जेड अपन जेड माइनस 1/4। उसके बाद में स्टूडेंट्स देखो मैंने कहा कि यू बार जेड को सेपरेट करना है, बाकी तो इस पार्ट को क्या करें इधर भेज दें, तो यहाँ भेजा तो ये पार्ट बन गया। ये बनने के बाद क्या करना होता है, पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, सिंपल एकदम। देखो क्या करना है, सबसे पहले इसमें यहाँ से देखो मैंने जेड वाला पार्ट है, ठीक है, तो इस जेड को बाहर ले लो, तो जेड को बाहर लोगे तो कॉमन आ गया एक तरीके से। अगर यहाँ से जेड इसमें से कॉमन लोगे तो क्या बनेगा 1 - 1/4 जेड। सिमिलरली इसमें से भी जेड कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा 1 + 1/4 जेड। और ऊपर एक जेड दिख रहा है आपको, तो ये जेड तो जेड से कट गया, इस जेड को क्या लिख दूँ मैं 1/z की फॉर्मेट में लिख दिया। और ये वाला पार्ट और ये पार्ट एज इट इज़ दिख रहे हैं आपको, ये दोनों पार्ट ऐसे लिख दिए। फिर हम क्या करते हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, देखो ए अपॉन दिस लिखा, बी अपॉन दिस, इसको नीचे वाले पार्ट को इक्वल टू 0 करोगे तो आपके पास यहाँ इसको छोड़ के रिमेनिंग पार्ट में वो वैल्यू रख देना, तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलर प्रोसेस अपने को स्टूडेंट्स क्या करना है, बी की वैल्यू निकालनी है तो बी के नीचे वाले पार्ट को इक्वल टू 0 पुट कर देना। यहाँ से जो जेड की वैल्यू आएगी वो इसको छोड़ के और रिमेनिंग पार्ट में रख देना, तो आपको ए और बी की वैल्यू मिलेगी। तो जो बी की वैल्यू आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ए की वैल्यू 2 आएगी और बी की वैल्यू क्या आएगी -2। तो ये दोनों वैल्यू हमने स्टूडेंट्स यहाँ पुट करेंगे इस ए और बी की जगह, तो ये देखो मैंने यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद में देखो अगर स्टूडेंट्स आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये 1 - 1/4 जेड है, दिख रहा है आपको 1 - 1/4 जेड। अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा। अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था स्टूडेंट्स 1 - x का, 1 - x की सीरीज़ बताई थी, क्या होती है 1 + x + x² + x³ एंड सो ऑन। यहाँ पर x की जगह कंपेयर करें तो कितना आ रहा है 1/4 जेड, तो लिख दो इसको 1 + 1/4 जेड + 1/4² एंड सो ऑन। सेम प्रोसेस है, इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखो माइनस करके 2 माइनस लगा दो, तो एक माइनस ऐसे कर दो अंदर,
तो ये भी 1 माइनस एक्स की सीरीज दिख रही है। अब तो जहाँ जहाँ पर भी एक्स आ रहा है उसकी जगह क्या लिख दो, -1/4z लिख दो। तो एक्स की जगह -1/4z लिखोगे तो आपको देखो इस तरीके से वैल्यूज़ मिलेगी, ये वैल्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है, अब इन सबको हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन कैसे करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, अगर इसको पूरे को कंबाइन करोगे तो आपको ये पार्ट लिख सकते हो उसको। इससे भी पहले अगर लिखो तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था वैसे आप लिख सकते हो। पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हो, देखो इस वाले पार्ट को पहले तो आप ऐसे लिख सकते हो, समेसन n = 0 से इन्फिनिटी 1/4z की पावर n। फिर देखो इसको सेपरेट कर दिया मैंने, 1/4 की पावर n तो 1 लिख दिया, और जो z की पावर n नीचे था उसको ऊपर लिया तो क्या बन गया, z की पावर -n बन गया। सेम प्रोसेस स्टूडेंट्स अपन ने इसमें भी करनी है। करने के बाद में देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म लेना है दोनों तरफ। दोनों तरफ क्या करना है, इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म लेना है। जैसे ही इन्वर्स लेंगे तो यहाँ तो z इन्वर्स लगा दिया, इसके भी क्या कर दो z इन्वर्स, यहाँ पर भी z इन्वर्स। ये करने के बाद में देखो स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, z ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, 1/4 की पावर n का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाहर क्या लगा हुआ है, z इन्वर्स, तो ये z इन्वर्स से z कट गया, क्या बचेगा 1/4 की पावर n, तो ये रहा 1/4 की पावर n। सेम प्रोसेस है यहाँ पर, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है z ट्रांसफॉर्म ऑफ -1/4 की पावर n। तो यहाँ z से z इन्वर्स कट गया तो क्या बचा, -1/4 की पावर n, तो ये लिख दिया और ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी स्टूडेंट्स उसमें अपन 2-3 एग्जाम्पल और देखेंगे, और उसके बाद 1-2 एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।